नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, बीएचटीसी 2024 का जो पेपर हुआ था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारे ऐप पर जो डाल रखा है और जो हमारे नोट्स है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप निश्चित तौर पर 40 से ऊपर प्रश्न आराम से कर पाओगे। तो वही हुआ है और पेपर में जो है हूबहू अपने जो है वो क्वेश्चन मिले हैं और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। देखिए, ये आज जो कोटा ओपन के द्वारा जो पेपर लिया गया है बीएचटीसी का, वो पेपर है और इसकी आंसर की क्या जो है वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था और क्वेश्चन भी डाल रखा था कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होगा, अधिगम होगा। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया है, तो ये भी हमने अलग से पॉइंट लगा के लिखा था, बुनियादी शिक्षा, और उसमें महात्मा गांधी को प्रवर्तक वहाँ पर बताया था। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन अधिगम परिपक्वता नहीं है। ये हमने उस टॉपिक में लिखा था जहां हमने लिखा था कि निम्न में से कौन सा अधिगम नहीं है। तो परिपक्वता, नींद, बीमारी, थकान आदि के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द था उसके अंतर्गत हमने 3 पढ़े थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो मैंने बताया था क्रियात्मक मनोशारीरिक भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर परिवार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो है ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रेषण में बाधक नहीं है, तो संप्रेषण में देखिए निम्न में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है, तो संप्रेषण में देखिए सांस्कृतिक समानता, स्पष्टता और संक्षिप्तता, ये तीनों तो सहायक हैं, लेकिन अधिक दुश्चिंता ये क्या है, बाधक हैं। क्योंकि दुश्चिंता का मतलब एक प्रकार से होता है एंजाइटी, तो एंजाइटी से जो अगर आप संप्रेषण करोगे तो कहीं न कहीं संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है, तो ये सत्तावादी जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक द्वारा केंद्रित तरह नौकरशाही भी नहीं होता, आरएएस जो उच्च अधिकारियों के जो पद होते हैं, और ये प्रबंधकीय भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक, जहाँ पर बच्चे को जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कहा जा सकता है कि विद्यार्थी समूह को जो है उसको प्रधानता दी जाती है। सृजनात्मकता से संबंधित ये सारे जो है वो प्रश्न हमने नोट्स में कर रखे हैं। आप हमारे नोट्स और क्वेश्चन जो है अभी तक ऐप पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सृजनात्मकता संबंधित है, तो सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग। हमने आपको बताया था कि अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मक बालक में पाया जाता है और अभिसारी चिंतन जो होता है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता से संबंधित ही प्रश्न है कि सृजनात्मक व्यक्तियों के बारे में गलत है। तो सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, सही बात है, और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। उनका जो व्यक्ति चिंतन था कार्यों में लचीलापन, तो लचीलापन तो मुख्य गुण ही है सृजनात्मकता का। तो यहाँ पर देखिए, सृजनात्मकता व्यक्ति के अधिकतर पारंपरिक नहीं होता, ये अपारंपरिक होता है, और अस्पष्ट विचार नहीं होते, स्पष्ट विचार होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सृजनशील व्यक्ति वाला, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, तो अध्यापक की सर्वाधिक रुचि जो है वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में होनी चाहिए। सामाजिक विकास केवल पढ़ाना, देखो केवल पढ़ाना का होगा नहीं, स्व विकास में, तो अध्यापक की खुद के विकास में रुचि नहीं। सामाजिक विकास में तो देखिए सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के विकास को देखा जा सकता है। अब एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, अब इस प्रश्न में जो है एक नेता जो है वो क्या करेगा, टीम में अगर कोई गलती हो रही है तो संपूर्ण टीम को जिम्मेदार मानता है या स्वयं पर लेता है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है। तो यहाँ पर बोर्ड जो है किस हिसाब से इसको मानता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, स्वयं की त्रुटि पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, टीम की त्रुटि का लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए संपूर्ण टीम को जिम्मेदार मानता है। नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है देखिए स्वयं जिम्मेदारी स्वयं लेता है, लेकिन ये बोर्ड के आंसर की जो है उस पर डिपेंड करेगा। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, तो पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ जो होगी वो देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न मनोविज्ञान से लिया गया है, मनोविज्ञान से लिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। यहाँ पर देखिए पक्षपात देखिए उपलब्धि परीक्षण में तो नहीं होगा। अब यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण में भी एक निबंधात्मक परीक्षण होता है, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में तो नहीं होगी, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ में हो सकती हैं, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। उसके अलावा देखिए अवलोकन भी है, जांच सूची भी है, और इकाई टेस्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि लगभग चारों ऑप्शन जो है उसमें व्यक्तिनिष्ठता और पक्षपात का गुण हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना, फिर भी यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर अवलोकन को ज़्यादा वहाँ, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अवलोकन यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा, तो सहयोग की भावना बढ़ानी है तो ये आपको करवा रखा है कि समूह खेलों का आयोजन के माध्यम से जो है
वो सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी देरी से आता है तो देखिए इसके लिए कालांश पूरा होने के बाद उसका क्या करेंगे, कारण जानेंगे। ये प्रश्न टेस्ट पोर्टल पर डाला हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, नवीन, मौलिक और उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता। तो सृजनात्मकता वाले टॉपिक से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और हमने ये आपको करवा रखा है और यहाँ से प्रश्न मिला है। एक नेता को होना चाहिए, तो नेता को कठोर नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, नेता होना चाहिए गतिशील। नेक्स्ट देखिए, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल। अब ये किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक आंसर की मैं नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गणितीय कौशल जो है ये मूल जीवन कौशल में शामिल नहीं किया गया। हालांकि ये हमने नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर WHO द्वारा जो मूल जीवन कौशल है उसमें अंतर्व्यक्तिक संबंध कौशल है, समस्या समाधान भी है और आत्म जागरूकता भी है। ये गणितीय कौशल उसमें शामिल नहीं है। टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है, तो सृजनात्मकता में देखिए मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता, ये टोरेंस के उसके अंतर्गत हमने लिखा रखा है सृजनात्मकता में परीक्षण में। अब नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए तो मस्तिष्क उद्वेलन हो गया, लघु चर्चा हो गई, समस्या समाधान हो गई, ये सारी जो है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की विधि। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि ये भी हमने करवा रखे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न हमने करवा रखे। कोई 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो हमने नहीं करवा रखे, तो मैं अलग से बता दूंगा यहाँ। एक अध्यापक पाठ को पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, ये परीक्षा कहलाती है। तो हमने सीसी के अंतर्गत पढ़ा है कि एक पाठ या एक इकाई के अंत में जो टेस्ट लिया जाता है उसको कहते हैं इकाई परीक्षण। नेक्स्ट, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, तो संदेश अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। देखिए संदेश संक्षिप्त हो बढ़िया बात है, इससे आसानी से समझ सकता है। विनम्र होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन एक अनेकार्थक जो है वो नहीं होना चाहिए, इसका एक अर्थ होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्व देने का महत्वपूर्ण या प्रमुख कारण है। तो बालिका शिक्षा को अगर आप महत्व दे रहे हो तो इसका है कि सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा, तो रटकर सीखना भी नहीं होगा, नोट्स देना, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को फीडबैक यानी पृष्ठपोषण जो होता है, ये यूँ कह सकते हैं पुनर्बलन जो है, रीइंफोर्समेंट्स, वो जो है यहाँ पर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक को कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है, क्योंकि कक्षा के वातावरण को अगर सुखद रखेगा तो सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी जो है वो बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ये कुछ अप्लाइड प्रश्न भी यहाँ पर थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट लक्ष्य और दिशा होना, क्योंकि नकारात्मक फीडबैक नहीं होना चाहिए, कार्य बहुत आसान नहीं होना चाहिए और प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को ज़्यादा श्रेय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता जो होती है वो कार्य केंद्रित होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट लक्ष्य और दिशा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, क्योंकि नई गतिविधि और उत्पादक कार्य में अगर संलग्न रहेंगे तो ऐसी पहल से विद्यार्थी में स्वतंत्रता की और जिम्मेदारी की भावना को प्रकट करने का मौका मिलेगा। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, तो कक्षा का माहौल देखिए धमकी भरा नहीं होना चाहिए। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा असफलता को संतुष्ट करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। क्यों, क्योंकि यहाँ अवांछनीय या वांछनीय होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए आप सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। रिपोर्ट कार्ड तैयार करते समय क्या उचित नहीं है, तो नकारात्मक टिप्पणियां जो है वो नहीं करनी चाहिए रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो उसके कार्यों की सराहना करके। नेक्स्ट है, ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इस स्थिति में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकाल हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि शिक्षक का जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि अपना घूमना फिरना। देखिए ये छुट्टियों में हो सकता है, लेकिन जहाँ अपने रोजगार की बात है, अपने व्यवसाय से जुड़ी बात हो तो वहाँ उसको महत्व दिया जाता है। और हालांकि हो सकता है बोर्ड इसमें ऑप्शन ए को भी सही मान ले, हो सकता है, ऐसा संभव है, लेकिन ज़्यादातर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने क्या करेंगे, तो विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे या जोर से बोलेंगे। तो वैसे तो प्रभावी संप्रेषण के लिए देखिए समुचित शब्दों का प्रयोग करना ये भी सही होगा, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे ये भी सही होगा, लेकिन उन सबसे ज़्यादा है कि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जाने। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को बढ़ावा देंगे। और यहाँ पर भी देखिए, अब क्योंकि ये 3-2-1 वाले पैटर्न वाले कुछ प्रश्न यहाँ पर डाल दिए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन को भी आप बढ़ावा दें और समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, पर ये तो ज़्यादा सही नहीं होगा। और बाकी जो है ए और डी में यहाँ पर कुछ भी मान सकता है बोर्ड। नेक्स्ट देखिए आप, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? तो विद्यार्थी का सही मूल्यांकन जो है वो सतत मूल्यांकन के द्वारा संभव है। सतत मूल्यांकन, देखिए यहाँ पर सुधार की अगर बात की जाए तो वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, लेकिन सही मूल्यांकन में, सतत मूल्यांकन में वो सारे आ जाता है, रचनात्मक भी आ जाता है, योगात्मक भी आ जाता है और सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सही मूल्यांकन संभव है सतत मूल्यांकन के द्वारा, मतलब सीसीई के द्वारा। नेक्स्ट है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? तो उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे कि खुद ही जो है अपने व्यवहार को क्या करें, सुधारें। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दे दे ताकि स्वयं छात्र जो है वो अनुशासित हो जाएं। विद्यालय मूल रूप से सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। ये ओल्ड पेपर से उठाया गया प्रश्न है। ओल्ड पेपर भी हमने निःशुल्क ऐप पर डाल रखे हैं। अभी भी कोई छात्र जो है नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे ऐप से जुड़ के निःशुल्क तैयारी कर सकता है। वहाँ पर नोट्स भी है और पीडीएफ भी, और उसके अलावा टेस्ट जो है सारे आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण। तो शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। मतलब छात्रों, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए जहाँ पर छात्र जो है गतिविधियों के माध्यम से सीखे। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वो छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। सारे प्रश्न आपको टेस्ट पोर्टल पे या यूँ कह सकते हैं कि स्टडी विद थ्री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थियों में रचनात्मकता का मतलब यहाँ वही हो गया है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए विचार उत्तेजक खेल, मतलब एक प्रकार से विचार को उत्तेजना देने वाले, यानी यूँ कह सकते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसे खेल जिसमें अपने मस्तिष्क को जो है वो जागृत किया जा सके। नेक्स्ट है, छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए। ये भी पीटीटी 2024 में भी आया था और पीटीटी 2024 के 2 ईयर वाले और 4 ईयर वाले दोनों पेपर मैंने जो है वो फ्री ऐप पर डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पता था और मैंने अलग से ग्रुप में मैसेज भी किया था इसके रिलेटिव कि यहाँ से जो है ओल्ड पेपर से प्रश्न आते हैं तो हो सकता है पीटीटी के कोई 2-4 प्रश्न रिपीट हो जाए और यही यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस आधार पर होना चाहिए? तो लिखित सामग्री का मूल्यांकन जो है वो विषय की समझ के आधारित होना चाहिए कि एक लिखित सामग्री बच्चों ने अगर कुछ लिखा है तो उसको उस विषय के बारे में समझ भी है या केवल उसने हूबहू उतार लिया है। नेक्स्ट है, देखिए, निम्न में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि की विशेषता है? तो एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण जो होगा, अचीवमेंट टेस्ट जो होगा, उसमें विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। पिछली बार जो प्रश्न आया था उसमें तटस्थता लिखा हुआ था, लेकिन ये तटस्थता वही है, निष्पक्षता मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अब यहाँ पर कई जगह ये भी बताया जा रहा हो सकता है ये भी सही हो जाए, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, क्योंकि कई जगह गाइड में दे रखा है ये, लेकिन ज़्यादा सही इसका होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आपको क्या करना है, उसके कारण जानने का प्रयास करना है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाना है, मनोरंजन बनाना है। ये भी पीटीईटी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अभी जो पूछा है कोटा ओपन ने वही प्रश्न रिपीट यहाँ पर हुआ है। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। अब ये बहुत जो है वो डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रीड से उठाया गया प्रश्न है और रीड के लेवल का है, लेकिन यहाँ पर भी जेंडर पर आधारित तो नहीं होना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का भी ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन विषय वस्तु की प्रकृति और विद्यार्थियों का मानसिक स्तर ज़्यादा सही तो लग रहा है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आत्मनिष्ठता का भाव पाया जा सकता है। हो सकता है कि बोर्ड कोई और जो है आंसर मान ले। डिसलेक्सिया, ये हमने ऐप पर भी 2-3 प्रश्न इसके डाले थे और विशेष तौर पर नोट्स में जो है हमने अधिगम अक्षमता नाम से लिखवाया था, वहाँ पर देखिए पठन विकार हमने लिखा था, पढ़ने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट देखिए, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। तो कुशल नेतृत्व की सफलता किस पर निर्भर करेगी? तो समूह हित में गतिविधि। अब यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं, देखिए समूह में आपसी विश्वास ये भी सही हो सकता है, समूह में सामंजस्य की स्थिति ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं रहस्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न होता और समूह उदासीनता ये आंसर सही होता, लेकिन अब प्रश्न की प्रकृति ऐसी पूछी गई है कि यहाँ पर तीनों आंसर जो है वो सही दिख रहे हैं। ज़्यादा सही होगा इसमें समूह के हित में गतिविधि का आयोजन और समूह में आपसी विश्वास। नेक्स्ट देखिए, बालकों में किसी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। तो व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणाओं का विकास जो है वो अभिभावक द्वारा होता है। ये टेस्ट में हमने ओल्ड पेपर वाले में हमने डाल रखा है। तो देखिए, यहाँ से अगर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर यूट्यूब में कमेंट करके बताए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जिसने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है वो स्टडी विद थ्री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। बीएसटीसी वालों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है, वहाँ पर सारे टेस्ट टॉपिक वाइज भी है, ओल्ड पेपर भी हमने डाल रखे हैं, कोटा ओपन ने जो पेपर करवाए वो भी डाल रखे हैं। अब ये जो पेपर जो हुआ है ये बिल्कुल ही लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान पेपर था।
निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने 40 से प्लस प्रश्न जो है वो सही किए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने 45 या 45 से ऊपर प्रश्न भी सोल्व किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक नोट्स का जो हमारा प्रूफ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अब जो है हमारी तैयारी जो है वो रीड की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आपके कितने अंक सही हो, कितने अंक आ रहे हैं या कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।